बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डक्की भाई केस को मैंने शुरू दिन से रिपोर्ट किया। आगाज़ में जो मामलात थे उनको मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें हमें भी डिसीव कर गईं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सरफराज चौधरी आकर बताता रहा और उसने जिस जिस तरह से चीज़ों को बताया, आप यकीन माने मुझे दुख भी हुआ जैसा कि मैंने आज डक्की को सुना और उसकी कुछ गुफ्तगू मैंने सारी सुनी जो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर बाकायदा तौर पर बताई। और मुझे दुख हुआ कि कुछ चीज़ें हम तक बहुत गलत तरीके से पहुंचाई गई। ऐसे हमें शो किया गया कि वाकई कौम के बच्चों को दुरुस्त करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं शुरू दिन से कहती रही कि जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं जिनमें लोगों को जुए की तरगीब दी जाती है वो हराम है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है और इसको करने वाले तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और मैं यही कहती रही कि सिर्फ फिर डकी क्यों, फिर सिस्ट्रोलॉजी, फिर और बहुत से लोग, इकरा कंवल, कंवल आफ्ताब और बहुत से लोग हैं, कंवल जुल्करनैन माजद के साथ, ये सब लोग जो हैं इन सबको भी पूछा जाना चाहिए था। लेकिन डकी के गिर्द शिकंजा जो है वो कसा गया। डकी चूँकि नज़रों में आ गया था, घर दिखाया, कोठी दिखाई, पैसा दिखाया, ट्रैवलिंग दिखाई और बहुत ज़्यादा नज़रों में आने के बायस डकी को जब गिरफ्तार किया गया। आज जब मैं डकी को सुन रही थी और सुनाते-सुनाते जब वो अपनी दास्तान रोना शुरू हुआ, तो मुझे अंदर से दुःख भी हुआ और मैंने कहा कि मैं एक माज़रत ज़रूर करूँगी। माज़रत करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अ, उस शख्स को सही समझा जो सही नहीं था। अगेन मैं यही कहूँगी कि डकी ने जिन ऐप्स को प्रमोट किया वो गलत था, लेकिन डकी को जितनी सज़ा और जिस तरह से उसे रखा गया, क्योंकि वो मामलात वो थे जिनको और तरीके से हल होना था। उसमें कोई पेनल्टी बनती थी, कोई और सज़ा बनती थी, वो मार-धाड़ नहीं बनती थी, वो पर्सनल जो एक होकर उसके साथ और उसकी जो इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कुचला गया, जिस तरह से उसने बताया कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, वो तफ़सील तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस तफ़सील के पीछे एक और कहानी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो मैं पेश की माज़रत जो है वीडियो के आगाज़ में करूँगी और मुझे बहुत दुःख हुआ, यकीन माने, डकी की बातें सुनकर। मुझे एक तो ये एहसास हुआ कि वो जो भी बता रहा है बिल्कुल सच बता रहा है, उसमें उसने कोई झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल दुरुस्त उसने सारी बातें बताई। और हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर जो नासूर हैं, जो गंदे लोग हैं, सड़े हुए अंडे हैं, उनकी निशानदेही की। बड़ा दुःख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत से लोग जो इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं और गुज़रते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके काम आई हमारे इदारे, हमारी एजेंसीज़, जो इनके पास आकर पूछते रहे और उसके बाद इनको पता लगा कि आखिर में उनकी मदद करने वाले वही हमारे इदारे हैं जिनको कई दफ़ा हमारे लोग जो हैं आजकल मुल्क के हालात की वजह से बहुत गलत भी कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी फ़ौज है तो हमारा पाकिस्तान है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है और सही का साथ देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा कहानी की तरफ वापस आती हूँ। डकी ने आज पहले तो ज़मीन पर बैठ कर ये सारी गुफ्तगू की। ज़मीन पर बैठकर एक ये जेस्चर था, एक बॉडी लैंग्वेज थी जो बता रहा था कि मैं बहुत हम्बल होकर ये बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ होकर ये बात कर रहा हूँ। और शायद डकी ये भी बताना चाहता था कि शायद मैं अब और बदल गया हूँ, शायद मैं अब और हम्बल हो गया हूँ। दैट वाज़ वन जेस्चर जो मुझे नज़र आया उस गुफ्तगू और उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और मैं एक दफ़ा दोबारा दरख्वास्त करूँगी डकी से भी, उसकी वालदा से भी, कि आप लोग प्लीज़ अपने कंटेंट में अपने नस्लों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा इस्लाही पहलू भी रखें। आप बिल्कुल करें कंटेंट ऐसा जिसमें आपका फ़न हो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ अच्छा ज़रूर बताएं। बच्चे आपको सुनते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपका एक बोला हुआ जुमला जो है वो सदका जारिया साबित होगा। एनीवे, आज डकी ने बताया कि किस तरह से उसको पकड़ा गया, किस तरह वो एयरपोर्ट पहुंचा। ये पूरी कहानी आप डकी की ज़ुबानी सुन चुके हैं। मुख्तसरन बताऊंगी कि उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। अरूब को मैं शायद जाने देता तो अच्छा होता। अरूब ने कहा मैं नहीं जाऊँगी और फिर मैंने भी उसे नहीं कहा कि जाओ, वरना बेहतर होता वो मलेशिया चली जाती और उसके साथ वो कुछ ना होता जो कुछ उसको यहाँ पर रहकर सहना पड़ा। फिर डगी ने कहा कि मैं उन एक बंदे में से शामिल था, 2 लोग जाने थे, एक मेल और फीमेल पाकिस्तान से। मुझे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, बाकायदा सबूत भी दिखाए उसने कि देखिए जी, ये मुझे जो कहा जा रहा था ना मैं फ़रार हो रहा हूँ, फ़रार नहीं हो रहा था। मुझे मलेशिया से बाकायदा एक इन्विटेशन था जिसकी वजह से मैं जा रहा था। वो कहते हैं कि जब तक मुझे एनसीसीआईए के दफ्तर वहाँ से हथकड़ी लगाकर नहीं ले जाया गया, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, किस बुनियाद पर लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं दफ्तर में पहुँचा तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे और जब उन्होंने मुझसे सवाल जवाब शुरू किए और मुझसे पूछा कि एप्लीकेशंस पर किन चीज़ों की प्रमोशंस आप कर रहे थे, तो फिर मुझे पहली बार पता लगा कि मेरे से क्या ख़ता सरज़द हुई है और मुझे क्यों पकड़ा गया है। वहाँ पे वो कहता है कि मुझे 23 इंच जिस चीज़ के लिए रखा गया वो तो मैंने 23 मिनट में ही उनको बता दिया था। उन्होंने मुझसे मेरे पासवर्ड्स माँगे, मोबाइल के, ऐप के, लैपटॉप के, मैंने सब उनको दे दिए। लेकिन फिर भी बार-बार ये कहा जाता रहा अदालतों में कि मैंने अभी तक चीज़ें हैंड ओवर नहीं की, तो मुझसे मज़ीद पूछताछ करनी है। दरअसल वो कहता है कि मुझसे पूछताछ नहीं करनी थी, बल्कि मुझसे मुसलसल पैसों की डिमांड की जा रही थी और पैसों की डिमांड करने के लिए जिस शख्स को रखा गया था वो आईओ था, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब,
जिसका नाम बार-बार आता रहा, जिसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए। आपको याद है हमने कहा था कि ये पैसे जो बताए गए थे कोई 3 लाख समथिंग पाउंड थे, जो कि कहा गया कि वो हुकूमत के खज़ाने में जमा होने चाहिए थे, लेकिन वो तो इन साहब के अकाउंट में जमा हुए, पर्सनल अकाउंट में जमा हुए। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, वो बताते हैं कि वो किस तरह बात आउट हुई। वो एक कहानी बयान करते हैं कि किस तरह ये मुझसे बार-बार कह रहे थे पैसे दो, पैसे दो। फिर मैंने पूछा, मुझे कहते हैं 6-7, तो मैंने कहा क्या 6-7 लाख? उन्होंने कहा 6-7 करोड़। और वो कहते हैं हमारे सारे बैंक अकाउंट जो है वो बंद कर दिए गए थे, सब कुछ फ्रीज़ कर दिया गया था। तो ऐसे में मैंने कहाँ से देता? मैंने दोस्तों से कहा तो दोस्त भी 60-70 से ज़्यादा नहीं कर सके। यहाँ पर उन्होंने गिला डाला। उन्होंने कहा कि अपने बाप, भाई, बहन के अलावा कोई साथ नहीं खड़ा होता। मेरी बीवी मेरे बहुत साथ खड़ी हुई, हर मौके पर खड़ी हुई। जहाँ मैंने उसे कहा भी कि तुम चली जाओ, वो नहीं गई और मेरे साथ खड़ी रही, हर वक़्त आती रही। मेरी माँ, मैं कहता हूँ कि वो कहता है मेरी माँ जैसा कोई बंदा ही नहीं, जिस तरह मेरी माँ मेरे साथ खड़ी हुई। मेरे वालिद बीमार थे, लोग सवाल करते रहे, हमने भी सवाल किया था कि वालिद नज़र नहीं आए। तो उसने बताया बाकायदा कि मेरे वालिद हार्ट पेशेंट हैं, उनकी सर्जरी होनी थी, मैंने खुद ख़ास तौर पे मना किया था और सर्जरी तक के पैसे नहीं थे। ये सुन के मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि किस कदर संगदिल था वो शख़्स सरफ़राज़, जिसको मैं समझती थी कि बड़ा ही एक अच्छा इंसान है। लेकिन वो सरफ़राज़ जो है, उसने ये जानने के बावजूद कि बाप के ऑपरेशन के पैसे तक नहीं है, उसने पैसे जो हैं वो इसके कोई रिलीज़ नहीं होने दिए बल्कि हथियाते ही रहे। अच्छा, अब ये बताते हैं कि किस तरह से जब इन्होंने ये गिला डाला तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा सातों अरीब इनके बिज़नेस पार्टनर था, कर सकता था इनकी मदद, लेकिन उसने क्यों नहीं की? करोड़ों कमाते हैं वो भी, जिस तरह डकी भाई कमाते हैं इसी तरह से सिस्टोलॉजी भी कमाती हैं। तो क्या इस बुरे वक़्त में वो इनके काम नहीं आ सकते थे? यहाँ तक कि जब इनको कहीं से कुछ उधार ना मिला तो सिर्फ़ 60-70 लाख उधार इनके मामू से इनको लेना पड़ा। इनके मामू जो है वो आए, उन्होंने इनको उधार दिया। यानी कि ये दोस्तियाँ, यारियाँ अब डकी को समझ आ ही गई है कि ये सब जो है दिखावे की बातें हैं। ये दोस्तियाँ, यारियाँ जो हैं ये बिल्कुल फ़ेक हैं और अरीब और सिस्टोलॉजी जो बैठ के ये कहते रहे इकरा कंवल कि हम बड़े साथ खड़े थे, लेकिन आप मॉनेटरी टर्म्स में कहीं साथ दिखाई नहीं दिए। अब अदालतों में कहीं साथ दिखाई नहीं दिए। आप भले बैठकर कहें, जो भी कहें, ऐसा होता तो ज़रूर अरूप कहती कि आप आ जाइए, लेकिन जब फ़ोन किया बाकायदा इकरा कंवल ने अरूप को कि हम मिलने आना चाहते हैं, तो उसने कहा कि अभी साथ किसी से मिलना नहीं चाहता। ऐसा लोग किसी को नहीं कहते, करीबी को तो हरगिज़ नहीं कहते, वो जो साथ खड़े होते हैं मुश्किल वक़्त में, उनको तो बिल्कुल भी नहीं कहते। एनीवे, साथ जब अपनी ये सब बातें बता रहा था, वो रो रहा था और मुझे यकीन मानिए मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसने जो अपने हालात बताए ना, वो कहते हैं कि पहले दिन तो मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद जो है एक अफ़सर आया शोएब और उसने जो है मुझसे तमाम मामलात जो हैं वो करने की कोशिश की, मुझे बार-बार डराता था, मैं आईएसआई का बंदा हूँ, मैं एमआई का बंदा हूँ और यही चीज़ें जो है इनकी पकड़ की बेसिकली वजह बनी। सरफ़राज़ है वो कहते हैं कि हमें यूँ करके दिखाता था, मेरी बीवी को एक दफ़ा बुलाया, मेरी बीवी का मोबाइल उसके हाथ में था, प्राइवेसी होती है एक बंदे की, लेकिन उसने सारा मोबाइल अपने हाथ में रखा और मेरी बीवी को भेज दिया बाद में। और मेरी बीवी जब थी तो मुझे डरा रहा था कि कहाँ से इसकी बेल करा ली। वो कहते हैं कि जब मेरी बीवी मुझसे मिलके गई, उसने जाके बेल कराई, वकीला ने कहा कि बेल करानी है और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने बुलवाया उसे, जब वो आई उनके पास, तो वो कहते हैं कि ये बेल कराएगी, ये कहाँ जा सकती है? हम एक ऑर्डर पे सब कुछ हम कर सकते हैं। फिर जजों के नाम दिखाने शुरू कर दिए अपने फ़ोन में कि ये देखो, ये भी हमारा बंदा, ये भी हमारा बंदा, एमआई हमारी है, आईएसआई हमारी। तो ऐसे में वो कहते हैं इतना हेल्पलेस हम फ़ील कर रहे थे। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या, टॉर्चर क्या-क्या हुए, किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया। वो कहता है कि हवालात में पहले तो ये कि कभी ज़िंदगी मैंने गुज़ारी ही नहीं थी। हवालात में मुझे पहली बार जब रखा गया, मैं सारी रात जागा, एक बंदा था मेरे साथ, कोई बात ना की, सुबह हुई, मुझे हवालात से निकाला गया और मुझे कोर्ट लाया गया। वो कहते हैं मेरी फ़ैमिली ने कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं। फिर वो कहता है कि अगले 2 दिन फिर रिमांड में मुझे हवालात में रखा गया। अब वो कहते हैं एनसीसीआईए के दफ़्तर मुझे ले जाया गया। अगले रोज़ जब वो कहता है कि मुझे एनसीसीआईए के दफ़्तर में लाया गया, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा इसे लाओ। वो कहते हैं कमरे में 3-4 लोग और भी थे। फिर वो कहता है कि उसने मुझे कहा कि भई तुम किसके कंट्री हेड हो? तो उसने कहा मैं किसी का नहीं। तो वो कहता है कि उसने मुझे माँ की गाली निकाली और फिर मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने दोबारा मुझसे पूछा और फिर मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुर्गा बन जाओ। उसके बाद उसने एक फ़ोन मिलाया एक बच्चे को और उसे कहा कि तुम डकी के व्लॉग्स देखते थे, और उसके बाद उसकी तरफ कैमरा कर दिया और पीछे से वो कहता है एक बंदे ने फिर मुझे ज़ोर से मारा और उसने अपने बच्चे से कहा कि अब इस बंदे के व्लॉग्स देखोगे, और उसके बाद उसने बच्चे से कहा कि इसको गालियाँ निकालो, और वो कहते हैं इस हालत में उस बच्चे ने मुझे गंदी-गंदी गालियाँ निकाली। उसके बाद वो ये कहता है कि ये सब कुछ तो चलता रहा, मुझे कितना ज़लील किया गया। उसके बाद मुझे ऊपर दफ़्तर में जब ले जाया गया, तो मेरी आँखों में आँसू थे। वहाँ पे जावा फूड वाला, जिसे मैंने केटरिंग कराई थी अपनी पार्टी पर, तो वो बंदा मौजूद था। उसने जब मुझे देखा, खड़ा हुआ, पूछा, "क्या हुआ आपको?" वो मिलने आया था। तो वो कहता है कि मैंने उसको बताया कि मुझे मार रहे हैं, इनसे कहो कि मुझे मारे तो ना, मैं तो सब बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो जब बाहर निकला तो उसकी कुछ मीडिया के लोगों से बात हो गई, तो उसने बता दिया और तभी मीडिया के ऊपर ये था कि वो डकी रो रहा है, कहता है कि मुझे मारो मत। वो पाँव पड़ गया कि इनसे कहो मुझे मारे नहीं, ये मुझे मार रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि दरअसल मामला ये हुआ था। उसके बाद वो ये कहता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर को, शोएब को, मेरे पीछे लगा दिया गया पैसे लेने पर और कहा कि इसको पैसे दो। फिर वही बात कि
7-8 करोड़ की बातें की गई और 3,26,000 जब उससे लिए गए, वो कहता है कि मुझसे मेरे सारे वो अकाउंट से लिए, मेरा तो पहले नुकसान किया, मेरे जितने भी वो अकाउंट जहाँ पे ट्रांजैक्शन बाइनेंस वगैरह हो रही थी उसको रोका, उसमें से जितने पैसे थे वॉलेट में से निकाले और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, किसी और अकाउंट में नहीं। अब वो कहते हैं कि मैंने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि मतलब गालम गलौज की और फिर आखिरकार मुझसे पासवर्ड निकलवा के सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में की। फिर वो कहते हैं कि रात को मैं बड़ा परेशान था, मेरी सारी जमा पूंजी जो थी वो इनके हाथ में चली गई थी, कोई 9 करोड़ रुपया बनता है तकरीबन। तो वो कहता है कि रात को एक अफ़सर आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या जब इस तरह से होता है तो आप लोग क्या करते हैं? तो उसने कहा कि आपको कोई रसीद दी? तो मैंने कहा रसीद नहीं दी। तो वो कहता है कि इस तरह तो नहीं होता। अब अगले दिन वो जो अफ़सर था उसकी वजह से ये बात जो है पूरे महकमे में फैल गई। इस बात पे वो कहते हैं वो दोबारा गुस्से हुए, मुझे बुला के बहुत मारा, पीटा, गालियाँ दी और कहा कि तुमने ऐसे क्यों बताया? तो वो कहते हैं कि इस वजह से इनको ये बाकायदा डिक्लेयर भी करना पड़ा कि हमने इतने पैसे जो हैं वो इनके ले लिए हैं। लेकिन बात वही है ना कि लिए थे तो कोई कार्य सरकार में लिए थे ना, तो आपने तो उसमें कोई हुकूमती खजाने में डलवाते। शोएब साहब के नहीं, ये जो दूसरे हैं, हाँ, शोएब साहब जो हैं उनके अपने पर्सनल अकाउंट में डले हुए थे। वो कहते हैं ये तो इनको बताना पड़ गया क्योंकि बात पूरे महकमे में फैल गई थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था, ज़्यादतियाँ हो रही थी। इवन मैं एक दिन जब गया हूँ वहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी-सी बात की, लोगों ने सवाल किए, तो फिर उसके बाद जो है मुझे मारा-पीटा गया और मुझे हर दफ़ा मार के लाया जाता था कि खबरदार किसी के सामने कुछ नहीं बोलना, इसलिए मैं खामोश रहता था। अब वो कहते हैं कि एक दिन जब इसी तरह मैं एनसीसीआई के दफ़्तर में था, वहाँ पर एक शख़्स था जिसका नाम उन्होंने बिग ब्रदर लिया, बेसिकली वो एमआई का बंदा था। शुरू में उन्होंने ये बात नहीं बताई, आखिर में जाके बताई। वो कहते हैं उसने मुझसे पूछा कि तुमसे कोई पैसे तो नहीं ले रहे? कहता है मैं डर गया था क्योंकि मुझे बहुत मारा गया था, तो मैंने इनसे कहा मुझसे कोई पैसे नहीं लिए गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बंद किया, फिर रूप को बुलवाया, माँ जी को बुलाया, उनको डराया, धमकाया, वो एक लंबी कहानी उन्होंने सारी सुनाई। फिर वो कहते हैं कि रूप जो है उसको बहुत डराया गया और उन्हें कहा गया, मेरी माँ रोती रही। मेरे वालिद जो हैं वो सख्त अलग परेशान थे। मेरे दोस्तों से कहा गया पैसे लाओ, किसी तरह से लाओ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। 60 लाख मामू ने उधार दिए। फिर मुझे ये कहा गया कि उसके बाद ये जो रिमांड वाली बात वो कहते हैं, मैंने कहा था कि रखे रिमांड में, कहते हैं मैं तंग आ गया था। मैंने कहा रखे मुझे फिज़िकल रिमांड में, जो निकलवाना है मुझसे एक दफ़ा पूछ ले। फिर वो कहते हैं जुडिशियल करने के लिए भी इन्होंने दोबारा पैसे माँगने शुरू कर दिए, 30-40 लाख रुपए लिए सिर्फ़ जुडिशियल करने के। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने जब मैं अब जेल में चला गया तो फिर आईओ ने मुझे कहा कि जनाब, जब उनसे कहा कि कोई मामला जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि अब आप जो है 4 पर्चे तो आप पर और हैं, तो उसके लिए आपको अब मज़ीद जो है करोड़, पता नहीं कितने करोड़ देने पड़ेंगे। वो कहते हैं ये मामला तो कभी ख़त्म नहीं होना था। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि जो भी तुमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी मेरे घर वालों को पैगाम भिजवाते थे, मुझसे फ़ोन करवाते थे, कभी मेरे दोस्तों को कहते थे। तो मैंने उन सबको कह दिया कि अब इन्होंने जो करना है करें, अब मैं 1 रुपया नहीं दूँगा। ये मुझे चपेड़े मारते थे, लाते मारते थे, अदालत में चुप रहने के लिए कहते थे। ये सब कुछ जो है वो कहते हैं साथ-साथ चलता रहा। वो कहते हैं उसके बाद एनसीसीआई आकर फिर मैं जब जेल जाता था, तो वहाँ पर एक दफ़ा फिर बिग ब्रदर से मेरी मुलाकात हुई। फैमिली को कॉल करके बुलाते हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो चल रही थी। उसके बाद वो कहते हैं फाइनली जब मैं जेल गया, जुडिशियल हुआ, तो वहाँ पर कमरा इतना था कि एक किंग साइज़ का गद्दा आ सकता है। साइड पे वॉशरूम ओपन था, सिर्फ़ एक दीवार थी, बैठो तो छुप सकते हो, खड़े हो तो नज़र आते हो और पानी की बोतल जो है वो कोई नहीं थी, बाहर एक खाली बोतल थी, मैंने कह कर ली। फिर उसके बाद उसके अंदर पानी भरता, गर्मी का मौसम था, कमीज़ उतार के मैं सोता था। वो कहता है कि मैं जेल की अगर दास्तान बयान करने लगूँ, तो मेरे कई घंटे गुज़र जाएँ। वो एक अलग तकलीफ़ दे कहानी थी। तीसरे दिन मुझे बताया गया, मेरी मुलाकात आई, मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरा भाई आया, बीच में शीशा था, फ़ोन था, बात हुई। पहले रूब रो रही थी, कह रही थी दे दो इनको, जो माँगते हैं दे दो इनको। और मेरा भाई ज़िया ने फिर मुझसे पूछा, अच्छा हाँ, बीच में उस शख़्स ने कहा कि अपने घर वालों को बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं जब वो बिग ब्रदर से बार-बार मेरी मुलाकात हुई, तो आखिर मैंने उसको एक दिन बता दिया कि ये हाँ, मुझसे पैसे माँगते हैं। फिर उसे कहा अपने घर वालों को कहो एक दोस्त आएगा उससे मिल लो। वो घर गया था, जब ये लोग मुलाकात पे आए तो ज़िया ने मुझे बताया कि एक शख़्स आया था, मैंने उसको सारी डिटेल्स दे दी हैं। वो कहता है रकी कि मैंने बताया मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अब हमारे पास क्या आसरा है, जो भी है अब देख लो। उसके बाद वो कहते हैं कि दोबारा से वो 7 दिन के बाद एक और मुलाकात आई और मुझे जब बुलाया गया तो मैं बाहर आया, मैं समझा शायद मेरे घर वाले होंगे, लेकिन वो बिग ब्रदर था। फ़ोन पे बात हुई, उसने कहा कि माँ जी को क्यों रुलाते हो, हमारी भी वो माँ हैं और उनको मत बताओ कि तुम तकलीफ़ में हो, तुमने परेशान नहीं होना, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लकी कहता है मैं रोता था, मैं कहता था कि अल्लाह ताला मेरी क्यों नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह मेरी सुन चुका था। तब मुझे पता लगा कि ये बंदा एमआई का है और वो उस इदारे से है और फिर सरफराज के बुरे दिन शुरू हो चुके थे और वो चीज़ें जो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था, वो बाहर होना शुरू हो गई। इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया और मैं इस वक्त इनका एफआईए साइबर क्राइम एजेंसीज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने इदारों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसने आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि जो कुछ भी है मैं पाकिस्तान में ही हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगा। और ये तमाम बातें रकी ने की। इन तमाम बातों से मैंने ये अख़ज़ किया कि बुरे वक्त में दोस्तों की पहचान होती है, वो पहचान भी हुई रकी को।
अपनों ने जो साथ दिया तो उसने कहा कि ज़िया अपना हर काम छोड़ के, अपनी व्लॉगिंग छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के मेरे साथ रहा। रूब ने हर तरह से मेरा साथ दिया, एक सही वफ़ादार बीवी क्या होती है वो उसने बताया, और मेरी माँ जो है उसका तो मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो ये तमाम बातें उसने कहीं, और आखिर में उसने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया जो इतनी तकलीफ़ में भी सब कुछ सहते रहे। और डकी रो रहा था और मुझे तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए कि हमारे मुल्क में जब निज़ाम इस तरह चलते हैं तो फिर बुराई का कभी अंजाम नहीं होता, बल्कि बुराई पनपती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।